कुछ दोस्त आपस में बैठकर बातचीत कर रहे थे। बातचीत के दौरान पार्टी चल रही थी और पार्टी में कुछ खाना पीना ये सब चीज़ें चल रही थी। आपस में बातचीत करते हैं और बातचीत करते करते अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए किस्से कहानियाँ बता रहे थे। इनमें से एक ऐसा दोस्त भी था जिसने अपनी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ एक ऐसा राज खोल दिया जिसकी उनके दोस्तों ने कल्पना नहीं की थी। दरअसल वो बात करते करते इतनी सेखी बगराने लगता है, इतनी तारीफ़ें करने लगता है। वो कहता है कि मैंने 4 मर्डर कर रखे हैं, लेकिन आज तक मुझे पुलिस ने नहीं पकड़ा। वो बात कह देता है लेकिन साथी पूछते हैं कि किसके मर्डर किए हैं, कैसे किए, तो वो डिटेल से नहीं बताता है। कुछ साथी तो ऐसे होते हैं जो इस बात को पी जाते हैं, यानी कि इस बात पर कोई चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन उनमें से एक दोस्त था जो इस बात को सुनने के बाद बड़ा हैरान हो जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इसने 4 कत्ल किए हैं, किसके लिए किए हैं, क्योंकि झूठ तो कभी बोलता नहीं है। इस तरह की बात थी, उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी और परेशान करते-करते उसकी जानकारी एक ऐसा ही कमलजीत सिंह होते हैं और उनके पास जाता है और जाकर जाकर कहता है कि साहब, मेरा एक दोस्त है, हम लोग पार्टी कर रहे थे और पार्टी में कुछ थोड़ी-सी नशे में भी था और नशे के दौरान ही उसने कुछ ऐसी बातें कही कि मैंने 4 कत्ल क्यों किए हैं। तो ये बात सच हो सकती है, नहीं हो सकती है, ये तो ख़ैर आपकी जाँच का विषय है, लेकिन कुछ ना कुछ तो मामला है। वो ऐसी बात कभी करता नहीं है। जैसे ही कमलजीत सिंह ने यह बात सुनी, अपने अधिकारी के पास जाते हैं, डीसीपी भीषम सिंह के पास, उन्हें जाकर कहते हैं कि साहब, मेरे पास एक ऐसी गुप्त सूचना मिली है और आप देख सकते हैं कि क्या करना चाहिए। जैसे कि डीसीपी जो भीषम सिंह ने ये बात सुनी, वो अपने अधिकारी के पास जाते हैं, एसीपी आदित्य गौतम के पास, और आदित्य गौतम के पास जैसे ही पूरी बात बताई जाती है तो वो कहते हैं कि चिंता क्यों करते हो, इस मामले की अपने स्तर से जांच पड़ताल कर लो। क्राइम ब्रांच की एक टीम गठित कर दी जाती है और क्राइम ब्रांच की टीम इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। वाकई सचमुच 4 कत्ल किए हुए थे और 4 कत्ल को हुए लगभग 27 महीने का समय बीत चुका है और इस घटनाक्रम के बारे में किसी को पता नहीं था। पुलिस ने जब इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो पूरी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंदर क्राइम ब्रांच की तारीफ हो रही थी। आज की इस घटना कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि 4 कत्ल किसके हुए थे, क्यों हुए थे, इससे पहले की कहानी पे आए। साथ ही साथ बात कर लेते हैं निशम पिरिया की, जो कि यमन की राजधानी सना में 16 जुलाई 2025 की सुबह 9:30 बजे यानी 10 बजे के आसपास का उसे सजाए मौत दी जानी थी, लेकिन फिलहाल आगामी आदेशों तक इसकी सज़ा को टाल दिया गया है, यानी रोक दिया गया। फिलहाल इनकी सज़ा को रोकने के पीछे जो कुछ लोगों को नाम आ रहे हैं, जिसमें यमन के रहने वाले शेख हबीब और अभी उमर बिन हाफिज, साथ ही केल के रहने वाले कथापुरम एबी अबू बकर मुसलियार, साथ ही एक और जो मृतक है तलाल अब्दो मेहंदी के परिवार के सदस्य हैं होंदे इदा। ये इन लोगों की वजह से फिलहाल अभी फांसी टल गई है, लेकिन ये टले कब तक रहेगी, कब तक नहीं रहेगी, जो मृतक परिवार है उसको जो ब्लड मनी है उसको देने की बात चल रही है। यदि परिवार मान जाता है तो शायद इसकी ज़िंदगी, लड़की की यानी जो निमिषा प्रिया है वो बच सकती है और हम यही दुआ करेंगे कि अपील करेंगे कि जो निमिषा प्रिया की ज़िंदगी है वो बच जाए। आदाब, नमस्कार, सत श्रीकाल, मैं आपका भाई कैलाश कुमार। आज की जो सच्चा घटना आपको बताने या सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की है। दरअसल दिल्ली का ही एक इलाका है, गांव है वजीराबाद, और बात कर रहा हूँ 17 जुलाई 2016 की। सुबह लगभग 9:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। उत्तर प्रदेश के जिला हापुड़ के पास एक कैनाल है और कैनाल में एक लड़की की लाश पड़ी हुई है। जैसे ही पुलिस को यह सूचना मिलती है तो उस कैनाल के पास सैकड़ों लोगों की जमघट लग जाती है। आखिरकार पुलिस ने उसे लाश को अपने कब्जे में लिया और कब्जे में लेने के बाद यह पता करने की कोशिश में जुट जाते हैं कि आखिरकार यह लाश किसकी है। लगभग 20-21 साल के आसपास की उम्र थी इस लड़की की, लेकिन लाश किसकी है यह पता निकालने की कोशिश की जा रही है, अभी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। तो पुलिस को यह सूचना दी, एक लावारिस का कार खड़ी हुई थी। लावारिस को कार भी कैनाल नदी के आसपास ही खड़ी हुई थी। यह डीएल अस्सी 7565 पुलिस ने जब इसका नंबर निकलवाया और नंबर निकलने के बाद यह पता चलता है कि किसके नाम पर रजिस्ट्रेशन है, तो ये इनमें नाम आता है नैना किरोड़ीवाला, वजीराबाद, दिल्ली। उम्र लड़की लगभग 21 साल के आसपास होती है। अब पुलिस की टीम सीधा पहुंच जाती है दिल्ली के वजीराबाद में। वजीराबाद में जाने के बाद बार बार उस बैल को दबा रही थी, लेकिन घर से कोई सदस्य निकलने नहीं आ रहा था, यानी बाहर। आसपास के लोगों से पूछा जाता है तो बताते हैं कि साहब वह 2-3 दिन से दिखाई नहीं दे रहे हैं। आखिरकार जब आसपास के लोगों से और पूछा जाता है तो इसमें घर में कौन कौन रहता है, तो टोटल मिलाकर 4 सदस्य रहते हैं, जिसमें जो मेन मालिक है जो वेद प्रकाश जो किरोड़ीवाला है, और उनकी पत्नी जो गृहिणी साधना है, साथ ही जो उनका बेटा है शुभम और उनकी बेटी है जो तलाश मिल जाती है। लेकिन बाकी लोग परिवार के कहाँ गायब थे, इनको लेकर ही पुलिस आसपास के लोगों से लगातार पूछताछ कर रही। परिवार के 10 सदस्यों से जो बिल्कुल करीब में रहते थे उनसे भी पूछताछ की जाती है। उनसे पूछा जाता है कि यह कहाँ गए और होंगे और लड़की की हत्या क्यों हुई। तो ऐसी बातचीत करते करते पता चलता है कि लड़की जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहकर पढ़ाई कर रही थी, साथ ही निजी विद्यालय में वो पढ़ाती है, साथ ही उसकी शादी की बात चल रही थी। तभी पुलिस के दिमाग में आया कि लड़की किसी से
प्यार करती होगी और प्यार करने की वजह से ही परिवार वालों को यह बहुत बिल्कुल पसंद नहीं आई होगी, इसलिए उन्होंने उसकी हत्या कर दी। अब इसके बाद पुलिस ने नोटिस चस्पा कर दिया, उधर एफआईआर दर्ज करा दी और ऑनर किलिंग के एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। पुलिस इस मामले में लगातार प्रयास कर रही थी, लगातार दबिशें दे रही थी, चाहे वो रिश्तेदार हो या फिर फ़ोन नंबर हो, सीडीआर, तमाम जो है प्रयास अपूर्ण पुलिस ने वो प्रयास करने शुरू कर दिए ताकि नैना की हत्या के मामले के कुछ जानकारी मिल सके, सबूत मिल सके। आखिरकार जब मामला अब हाईकोर्ट पहुंच जाता है तो कोर्ट में जाने के बाद इस परिवार को भगोड़ा घोषित कर दिया जाता है और लगातार दिन बीत रहे थे। पुलिस ने हालांकि उनकी प्रॉपर्टी को भी सील कर दिया अपनी तरफ से, जो कार्रवाई हो सकती थी वो कार्रवाई, और जैसे तैसे आगे आगे वक्त बढ़ रहा था वैसे वैसे मामला ठंडे बस्ते में जा रहा था और इस मामले को लगभग 27 महीने के आसपास का वक्त हो जाता है, यानी बीत जाता है, तो नेहा के परिवार वालों को कुछ पता चलता है और ना ही कत्ल की असली वजह से सामने आती हैं। हालांकि रिश्तेदार यह जानना चाहते हैं कि आखिरकार हुआ तो क्या हुआ। तभी 27 महीने बीत जाने के बाद वजीराबाद दिल्ली का रहने वाला एक लड़का, जिसकी उम्र लगभग 26 साल के आसपास होती है, उसका नाम अभिषेक पाल उर्फ मिंटू होता है, जो कि दोस्तों के बीच बैठा हुआ था और खा रहा पी रहा था और खाते पीते कुछ ऐसी बातें बतानी शुरू की। तो उसने कहा कि साहब हमने 4 मर्डर कर रखे हैं, लेकिन पुलिस की हिम्मत जो हम पर हाथ डाल दे। इस तरह की बात जब वो कह देता है तो, लेकिन वो नशे में था, सा है कि उसके दोस्त भी होते हैं नशे में होते हैं, लेकिन उसमें एक ऐसा था जो पुलिस की मुखबिर भी हुआ करता था और वो नशे में शायद था जरूर, लेकिन उतना नहीं था। उसने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने इस मामले को इतना गंभीरता से लिया कि इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। पुलिस की जो जांच पड़ताल में कई नाम सामने आते हैं, उसमें एक रितेश कटियार भी होता है जो बिहार का रहने वाला होता है, साथ ही एक लड़का मनोज बावला होता है। अब जो पुलिस ने के बारे में पता करना शुरू किया तो यह पहले तो पता रहता था वजीराबाद में रितेश कटियार, लेकिन उसका अता पता नहीं था। इसे वो पता चलता है कि वहाँ बिहार का रहने वाला है, तो पुलिस की एक टीम वहाँ बिहार जाती है और बिहार जाने के बाद उसके बारे में पता चलता है कि एक दिन वो इतना दुखी हो जाता है, दुखी होते होते उसने एक ऐसा कीटनाशक पदार्थ खाया और इसकी वजह से उसकी जान चली गई। आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या थी, इसकी वजह से भी पुलिस जानना चाहती थी। साथ ही जो मनोज बावला था उसके बारे में पता किया तो उसके बारे में पता चलता है कि गाजियाबाद में वो अपने दो और दोस्तों के साथ बाइक पर बैठा हुआ था। अचानक ही रोड पर एक्सीडेंट होता है और रोड पर एक्सीडेंट होने के बाद दोनों दोस्त तो बचाते हैं, लेकिन जो मनोज बावला होता है वो एक्सीडेंट में मारा जाता है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंचती है, जांच पड़ताल करती है और यही बात निकल कर आती है कि ये रोड एक्सीडेंट था और यह वाहन की वजह से उसकी चोट लगी है और वो मर जाता है। अब पुलिस के सामने सिर्फ एक ही व्यक्ति होते हैं जिसका नाम अभिषेक पाल और मिंटू होता है। फिर उससे पुलिस पूछताछ करती है और पूछताछ करने के बाद फिर जो बात आती है सामने, वह चौंकाने वाली बात है। दरअसल वेद प्रकाश ग्रोड़ीवाल जो होते हैं वो मंजनू का टेला एक जगह लगती है दिल्ली के, और अंदर वहाँ पर अपने कपड़ों का दुकान चलाया करते थे। साथ ही उनका जो दूसरा बिजनेस था, व्यापार था, वो पैसे दिया करते थे ब्याज पर, उससे ज़्यादा उनको अच्छी खासी इनकम होती थी। उनकी पत्नी साधना जो कि हाउसवाइफ होती है, बेटी जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा भी होती है और साथ ही निजी विद्यालय में पढ़ा भी रही थी। और जो बेटम शुभम होता है मुखर्जी नगर दिल्ली में रहकर एक निजी इंटरव्यू में डिप्लोमा इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा था। दरअसल जो रितेश कटियार है होता है जो बिहार का रहने वाला था जिसने अपनी जान दे दी थी, दरअसल वो उनके घर का नौकर था। लगभग ज़्यादा उम्र थी, ज़्यादा उम्र थी भी नहीं, 16-17 साल के आसपास का वो हो रहा होगा। कई साल लगातार वेद प्रकाश किरोड़ी के अपने यहाँ काम किया करता था। लेकिन साल 2015 की बात है, ये अगस्त का महीना था। इसी बीच में जो वेद प्रकाश होते वो कहते हैं कि मैं अपना कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस दुकान को ख़त्म करूँगा। तो जो नौकर था उसने कहा कि साहब एक काम करो, आप दुकान को मुझे दे दो, मैं इस दुकान पर काम करना शुरू कर दूंगा और जो भी पैसे की इनकम होगी आपका कर्जा भी पटाता रहूँगा। इस हिसाब से बात तय हो जाती है और 4 लाख में बात तय हो जाती है और यह तय हो जाती है कि अब हर महीने तुम्हें मुझे इतने रुपए देने पड़ेंगे। आखिरकार जब ये जो घर का नौकर होता है रितेश कटियार, वो कपड़े की दुकान पे बैठ जाता है और अपना काम शुरू कर देता है। वेद प्रकाश ने अपना काम करना शुरू कर दिया, वक्त का पहिया आगे बढ़ने लगता है और यह अगस्त 2015 में है। पैसे लिए थे कुछ दिनों को तो काम ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन कुछ दिन के बाद पता चलता है कि काम लगातार ठप होता चला जाता है। यदि उस काम में फ़ायदा होता है तो शायद बेहतर प्रकाश करोड़ कभी भी उस काम को छोड़ता नहीं और उसके जो नौकर रितेश कटियार होता है उसने उस काम को संभालना जरूर था। लेकिन उसने जब उसका काम ठप होने लगता है, व्यापार उसका बेकार जाने लगता है, तो इतना परेशान हो जाता है कि लगातार कर्जे में आने लगता है। वेद प्रकाश लगातार उससे पैसे मांगता था, कहता था कि भाई अब ब्याज मिलाकर मूल के लगभग 8.5 लाख के आसपास हो चुके हैं, तुम कुछ तो पैसे दो, पैसे तो तुम्हें देने ही पड़ेंगे। क्योंकि बात जो तय हुई थी, आगे का वक्त आगे बढ़ रहा था, वो परेशान हो रहा था, लगातार तगादे बढ़ रही थी। अब तभी अपने दोस्त जो अभिषेक पाल उर्फ मिंटू से कहता है कि मैं इतने इस तरह से कुछ पैसे लिए थे
और मैं बहुत बुरी तरह से फँस चुका हूँ, आखिरकार करूँ तो क्या करूँ। साथ ही अभिषेक ने अपने एक दोस्त यानी कि जिसका नाम मनोज बावला होता है उसे पूरी कहानी सुनाई। ऐसे 3 दोस्त आपस में मिल जाते हैं और कहानी एक-दूसरे को शेयर करते हैं, कहते हैं कि बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इस परिवार से थोड़ी नज़दीकियाँ बढ़ाते हैं और थोड़ी करीबी बढ़ाते हैं। अब ये बात करीबी बढ़ाने की आती है तो नेहा के नाम पर एक ऐसा सेंट्रो कार होती है, वो ऑफ़र देता है शुभम का जो भी उसका भाई होता है कि मैं तुम्हें कार चलाना सिखा दूँगा। अभिषेक ने कहा, बोले ठीक है, अगर चलाना सीख सकते हैं तो सीख देना। इसलिए वो रोज़ उनके घर जाता था और घर के अंदर तक कि उसकी दस्तक हो जाती है अभिषेक की। वो उस शुभम को यानी कि वेद प्रकाश का जो बेटा होता है उसको कार चलाना सिखाया करता था और ऐसे करते-करते वक़्त आगे बढ़ रहा था और विश्वास लगातार बढ़ रहा था। अब चाहे मनोज बावला है वो भी घर आ जा सकता था और नौकर तो खैर पहले से ही आ जा सकता था, ठीक है। तो इसलिए 15 जुलाई 2016 की सुबह लगभग 11 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। ये अभिषेक ने वेद प्रकाश से कहा कि जो गाड़ी के टायर हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से ख़राब हो चुके हैं, आप आज हर हाल में टायर बदलवा लीजिए। जब टायर बदलने की बात आती है तो वेद प्रकाश कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, चलते हैं टायर बदलवाने के लिए। तो वो खुद गाड़ी चलाता है और साथ ही बराबर जो कंडक्टर सीट होती है वेद प्रकाश उसमें बैठ जाता है और जैसे ही उस कार में बैठा था पीछे से मनोज होता है और उसका जो साथी होता है नौकर, वो उसे गले के एक क्लिच तार होता है, उसको वो पूरी ताकत से खींचता है। उसे शोर मचाने को, चीखने चिल्लाने का वेद प्रकाश को मौका नहीं मिलता है और वह गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं। इसकी गला दबाकर जैसी हत्या की जाती है तो उसके बाद किसी भी तकरीबन उसे मौका पाते ही उसकी लाश को डिग्गी में डाल देते हैं। लेकिन यहाँ अभिषेक साथी जो नौकर होता है और मनोज बाबला, उनको ऐसा लग रहा था कि शुभम को शायद शक हो जाएगा, तो एक काम करते हैं कि शुभम को भी बुलाते हैं। जब दोपहर के 2 बज रहे थे, 15 जुलाई 2016 की यह बात है, तब शुभम को बुलाते हैं और शुभम से कहते हैं कि तुम्हारे पापा का यार एक्सीडेंट हो गया है, एक काम करो तुम्हारे पापा को देखने के लिए चलते हैं। जब उसे घर से बुला के लेके आते हैं तो वो गाड़ी में बैठा बैठा था ठीक वैसे ही जैसे पिता जाकर उस कंडक्टर सीट पर जाकर बैठ जाता है। उसके बाद भी उसका भी इसी तरह से क्लीच के तार से गला दबाकर हत्या कर दी जाती है। कुछ वक्त बीत जाता है, उन्हें लगता है कि जब परिवार में 2 सदस्य खत्म हो जाते हैं तो लड़की और माँ का क्या करेंगे? एक काम करते हैं, इनको भी खत्म कर देते हैं। इसी तकरीबन से जब घर पे जाते हैं तो तकरीबन लगभग जो आपका समय हो रहा था यही समय था और आप एक काम करो, चलो देखो कि वो जल्दी से तैयार होती है और इसी से बात का जिक्र भी नहीं करती है। ना अड़ोस पड़ोस में ना किसी रिश्तेदार को बताती है। वो इतनी हड़बड़ी में थी कि सीधे जाकर कार में बैठ जाती है, उसी सीट पर जिस सीट पर उसका पहले पति बैठा था, फिर उसका बेटा बैठा था, फिर जाकर वो खुद बैठ जाती है, यानी कि ड्राइवर के बराबर में जो कंडक्टर जो सीट होती है उस पर। जैसे ही बैठती है किसका तार पीछे से आता है, गला दबाकर उसकी भी हत्या कर दी जाती है। जैसे जैसे हत्या हो रही थी वैसे वैसे शवों को भी गाड़ी की जो डिग्गी थी उसके अंदर ठिकाने लगा रहे थे। अब रात के लगभग 9 बज जाते हैं, तभी वह कहते हैं कि तुम्हारे जो पिता है उनका एक्सीडेंट हो गया है, आप जाकर देख लो। जब नेहा से सबसे आखिर में यह बात कही जाती है, आखिरकार नेहा भी चंगुल में फंस जाती है और नेहा को भी वैसे ही हत्या की जाती है जैसे उसके पिता की जैसे उसके भाई की, जैसे उसकी माँ की हत्या की जाती है। अब हत्या करने के बाद इन चारों की लाशों को जो कार की डिग्गी आराम से पैक कर दिया जाता है जो ताकि किसी को पता ना चल सके। साथ ही सीट की बहुत अच्छी खासी शीशी का इस्तेमाल किया जाता है। पूरी की पूरी इन लाश पर जो उधेड़ दी जाती है। अगर बदबू भी आती है तो शायद किसी को इस बात का एहसास ना हो कि 16 तारीख की रात की बात होती है। आखिरकार 15 तारीख की रात की बात है। ये गाड़ी खड़ी रहती है, अगला दिन निकलता है और ये इंतजार कर रहे थे फिर से रात हो जाए। ये पार्क में दिन रात भर गाड़ी खड़ी रही, किसी को इस बात का एहसास नहीं था कि उसमें लाश पड़ी हुई है। 16 जुलाई आती है, 16 जुलाई 2016 की बात है, रात का समय था। उसके बाद फिर ये यहाँ से इस कार को लेकर निकलते हैं और निकलने के बाद इनका इरादा है कि किस कार में जो लाशें हैं इनको कहीं नदी में, कहीं गंगा में, कहीं फेंक देंगे। इसलिए वो हाईवे चलने लगते हैं नेशनल 24 की तरफ और जब जाते हैं तो रास्ते में हापुड़ पड़ता है। हापुड़ में एक कैनाल पड़ती है और कैनाल में जब उस वक्त जब ये लाश उन्होंने फेंकी थी तब उन्हें ओवरफ्लो में बह रही थी, भारी मात्रा में बह रही थी और इसके बाद उन्हें लाशें निकालते हैं एक एक करके और चारों के चारों लाशों को वो कैनाल के अंदर फेंक देते हैं। पानी के तेज बहाव के चलते माँ बेटे की लाश बह जाती है, पति की भी लाश बह जाती है, लेकिन जो बेटी की लाश होती है वह किनारे पर जाकर अटक जाती है। आसपास के लोग इस बात का पता चल जाता है कि वो पुलिस तक पहुंचते हैं। 27 महीने के बाद आखिरकार जब पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती है तो इस केनाल जहाँ जहाँ जिस जिस इलाके में बहती है उस इलाके लोगों से, पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया जाता है, लेकिन 27 महीने के बाद भी उन लाशों को पता नहीं चल पाया था। जो बाकी 3 ही लाशें थी, कुल मिलाकर 4 लाशों को हत्याकांड का खुलासा कर दिया जाता है, जिसको यह माना जा रहा था कि बेटी की हत्या करने के बाद ये पूरा परिवार छिप गया, दुबक गया और किसी के हाथ नहीं आने वाला। परिवार के बाकी लोगों
को पुलिस ने इतना टॉर्चर किया था, हापुड़ की बताया जाता है कि उन्हें रोज़ किसी न किसी बहाने से बुलाया करते थे और पूछते थे कि कहाँ है वेद प्रकाश, उसकी फैमिली के बाकी सदस्य कहाँ हैं, कहीं उन्हें पता होता तो शायद बताते हुए, इसलिए उस मामलों को ऑनर किलिंग में दर्ज करके मामला कोर्ट तक पहुँच जाता है और कोई पैर भी करने वाला था ही नहीं, इसलिए मामला है ठंडे बस्ते में जाने के बाद ये फाइल हमेशा के लिए बंद हो जाती है। लेकिन दिल्ली के क्राइम ब्रांच पुलिस जिस तरह से जो बड़ी खूबसूरती इस मामले की तफ्तीश की जाती है, करने के बाद आखिर कातिलों तक पहुंचती है और कातिल तक पहुंचने के बाद कातिल तो ऐसे होते हैं कि एक का रोड एक्सीडेंट का मौत हो जाती है और एक ऐसा जो नौकर था अभिषेक को बताया था कि वो इतना ज़्यादा परेशान हो चुका है, दिन रात अपने मालिक सपने दिखाई देते हैं, और जिन्होंने उन उसकी बहुत ज़्यादा मदद की थी, जिन्होंने अंत में उनकी दुकान भी खुलवाई, पैसे भी दिए, सब कुछ दिए, इसलिए वो जो उसने अपने मालिक के साथ किया है वो बहुत ही गलत किया, भयानक किया। मैं इस दुख तकलीफ को भुला नहीं पा रहा हूँ, इसलिए अपने गाँव जा रहा हूँ। जब वो बिहार जाता है तो वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि उसने कुछ जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, फिलहाल यह मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है, लेकिन जो भी होता है इस घटनाक्रम में बाकी बहुत भयानक होता है। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। और आपको बताना चाहूँगी क्राइम को भी इतनी शातिर तरीके से क्यों ना कर ली जाए, और क्राइम कभी छिपता नहीं है। दोस्तों, जाते जाते सभी को आपको मेरी तरफ से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।